हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो ये फिल्म लुई के जीवन की एक सच्ची कहानी है। जब लुई छोटा था तो वो बहुत शैतान था। उसकी शैतानी से उसके पेरेंट्स, उसके पड़ोसी और आसपास के सब लोग बहुत परेशान थे। वो चोरियां करता, जिस वजह से उसके पिताजी उसे कई बार पनिशमेंट भी देते थे। उसकी खूब पिटाई होती थी, लेकिन इन सब चीज़ों का लुई पर कोई असर नहीं होता। लेकिन लुई का बड़ा भाई उससे बहुत प्यार करता था। लुई बहुत तेज भागता था। उसका भाई उसे भागता हुआ देखता था और वो लुई को रनर बनने के लिए कहता और उसे प्रैक्टिस भी करवाता है। एक दिन लुई बोलता है कि मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। लुई का भाई बोलता है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो, तुम प्रैक्टिस करते रहो और तुम ही जीतोगे। लुई कहता है, मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ। उसका भाई बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, चलो अब प्रैक्टिस करो। और लुई प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब उनके स्कूल की एक रेस होती है जिसमें लुई भी पार्टिसिपेट करता है। शुरू में तो लुई बहुत पीछे होता है, लेकिन उसके बाद वो तेज भागता है और बहुत अच्छी रनिंग करता है। इसके बाद ये देखते हैं कि लुई रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और उसका भाई उसके साथ होता है। अब लुई बड़ा हो जाता है। अब बड़े होने के बाद वो रेस में पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट आता है। इसके बाद एक और रेस दिखाई जाती है जिसमें लुई इतनी तेज भागता है कि वो रिकॉर्ड कायम कर लेता है और अब उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। अब वो ओलंपिक में जा रहा होता है तो अपने भाई को बोलता है कि तुम भी साथ चलो। उसका भाई बोलता है कि मैं साथ क्यों चलूं, तुम जीतने वाले तो हो नहीं। लुई कहता है कि ये मुझे भी पता है, लेकिन अगले ओलंपिक में मैं सबको दिखा दूंगा। उसका भाई बोलता है टोक्यो में। वो कहता है हाँ, टोक्यो में, क्योंकि अगला ओलंपिक टोक्यो में है। इसके बाद लुई ओलंपिक के लिए चला जाता है। ओलंपिक में वो 5000 मीटर की रेस में हिस्सा लेता है और वो सारे राउंड्स में बहुत पीछे रहता है, पर आखिरी राउंड में वो इतनी तेज भागता है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है। आज से पहले इतने कम समय में आखिरी राउंड किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था और ये ओलंपिक हुआ था 1936 में। लुई का सपना था कि अगला ओलंपिक, जो कि 1940 में जापान के टोक्यो शहर में होना था, वो उसमें जाएगा और मेडल लेकर आएगा। लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उस वक्त तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और 1940 का ओलंपिक रद्द हो गया था। और अब कहानी जाती है 1943 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इस समय अमेरिका और जापान के बीच में एक लड़ाई चल रही होती है। और अब लुइस अमेरिकी सेना में होता है। उनकी पूरी एक टीम होती है जो कि प्लेन से जाती है और ये दुश्मन पर हमला करते हैं और उन पर बम गिराते हैं। और ऐसे ही एक दिन दुश्मन से लड़ते लड़ते उनका प्लेन बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और उनके काफ़ी सारे साथी जख्मी भी हो जाते हैं। तो ये वापस जाके लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं और लैंडिंग करते हुए प्लेन का एक टायर भी फट जाता है, लेकिन फिर भी पायलट उसे बहुत मुश्किल से रोकता है और इसमें किसी की भी जान नहीं जाती। लुई अभी भी रनिंग की प्रैक्टिस करता है। वो रनिंग कर रहा होता है और उसका दोस्त उसके पीछे जीप में आ रहा होता है। तभी उनके कुछ और दोस्त आते हैं और वो कहते हैं हमें जाना होगा, लेकिन इस बार हमें जंग में नहीं जाना, बल्कि हमें कुछ लोगों को ढूंढने जाना है। माना जा रहा है कि वो लोग समुद्र में कहीं फंस गए हैं, तो हम सबको अभी उनको ढूंढने के लिए जाना होगा। अब उनकी पूरी टीम उन्हें ढूंढ रही होती है, लेकिन उनके खुद के प्लेन की हालत अच्छी नहीं होती। उनके प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। इस क्रैश में सभी मर जाते हैं, बस 3 लोग बचते हैं, जिसमें से एक लुई भी होता है। अब वो तीनों के तीनों तो एयरपोर्ट में बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पास 2 एयरपोर्ट होते हैं और खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स और थोड़ा सा पानी होता है। तो लुई बोलता है हम एक टुकड़ा चॉकलेट सुबह और एक टुकड़ा शाम को खाएंगे और पानी 2 घूंट से ज़्यादा एक दिन में कोई भी नहीं पिएगा। अब रात को ये सब सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आसमान में एक प्लेन होता है। वो उसे गन फायर से बहुत सिग्नल भेजते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं देख पाते और प्लेन चला जाता है। इस बात से ये सब निराश हो जाते हैं। तभी लुई देखता है कि वहाँ पर चॉकलेट्स के खाली डिब्बे पड़े होते हैं।
इन्हीं में से एक ने, जिसका नाम मैक होता है, उसने रात को सारी चॉकलेट खा ली थी। इस बात पर लुइस उससे बहुत गुस्सा करता है। अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए कुछ दिन हो चुके हैं और भूख और प्यास से उनका बुरा हाल है। वो सब चुपचाप गुमसुम नाव में बैठे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा पक्षी आकर उनकी नाव में बैठ जाता है और लुई बड़ी ही सतर्कता से उस पक्षी को मार देता है और ये सब उसको खाने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें हजम नहीं होता और उन सबको उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब उनमें से एक बोलता है कि हम मछलियों को पकड़ सकते हैं। वो मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं और उनको खाना मिल जाता है। अब वो समुद्र में खाने के लिए मछलियाँ तो पकड़ लेते हैं, लेकिन अब वो पीने के लिए पानी कहाँ से लाए। तभी किस्मत उनका साथ देती है और बारिश हो जाती है, उनको पानी मिल जाता है। अब इन्हें एक प्लेन उड़ता हुआ दिखता है और वो उस प्लेन को सिग्नल देते हैं, लेकिन वो प्लेन जापान का होता है और वो उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो सब समुद्र में कूद जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। इस हमले में उनकी एक एयरबोट खराब हो जाती है। अब इन्हें एक ही एयरबोट में एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बोट का साइज बहुत बड़ा नहीं होता। इन्हें समुद्र में 35 से ज़्यादा दिन हो जाते हैं। मैक भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये दो ही बचे होते हैं, लेकिन उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद एक जापानी शिप इन्हें देख लेती है और इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इन लोगों को जापानी अपने कैंप में ले जाते हैं, जो कि जंगल में होता है, और यहाँ पर वो लोग लुई को पहचान लेते हैं कि ये ओलंपिक का एक फेमस एथलीट है, क्योंकि उनके पास उसकी एक फ़ोटो भी होती है। और उसके बाद वहाँ से उन दोनों को एक दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है। अब जब ये टोक्यो की कैंप में आते हैं तो वहाँ पर उनके जैसे ही और भी बहुत सारे बंदी होते हैं। वहाँ का जो इंचार्ज होता है उसका नाम होता है वटनामी, और वो सबको बोलता है कि तुम जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ ऐसा ही सुलूक होगा जैसे दुश्मनों के साथ होता है। अब जब वो ये सब बता रहा होता है तभी वो लुइस को देख लेता है कि वो उसी की तरफ देख रहा है। वो उसके सामने जाता है और बोलता है कि मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। और जैसे ही लुइस उसकी आंखों में देखता है तो वो उसे जोर से डंडा मारता है और बोलता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। अगले दिन सुबह सबको ग्राउंड में बुलाया जाता है और इनका इंचार्ज आता है और वो कहता है कि तुम में से ओलंपिक एथलीट कौन है। लुई अपना हाथ खड़ा करता है। वो कहता है कि इसके बाद वो लुई की और अपने साथी की, यानी कि अपने ही एक आदमी की रेस लगवाएगा। जिस रेस में लुई हार जाता है वो लुई को बहुत बुरी तरह से मारता है। वटनामी उन कैदियों में से सबसे ज़्यादा नफरत लुई से करता है। इसके कुछ दिन बाद रेडियो से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और वो लुई को बोलते हैं कि अमेरिकी सरकार और तुम्हारे घर वालों को लगता है कि तुम मर चुके हो। वो कहते हैं कि क्या तुम अपने घर वालों को बताना चाहते हो कि तुम जिंदा हो। और इसके बाद लुई उनके साथ जाता है और रेडियो पर अपने घर वालों को मैसेज देता है कि मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ। अब उस प्रोग्राम के बाद वो लोग उसे एक पेपर देते हैं और वो कहते हैं कि इसमें जो भी अमेरिका के बारे में लिखा है वो तुम रेडियो पर बोलो, हम तुम्हें वापस कैंप नहीं भेजेंगे। लुई बोलता है कि ये सब सच नहीं है और मैं ये नहीं बोलूँगा। उसे अब वापस कैंप भेज दिया जाता है और कैंप वापस आने के बाद जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो लुई के दोनों हाथ पीछे बांध देता है और उसे बोलता है कि तुम मजबूत हो मेरी तरह, और ये मैंने पहले ही दिन देख लिया था, लेकिन जापान का दुश्मन कभी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि सब इसके मुंह पे पंच मारेंगे, पर कोई भी लुई के मुंह पर पंच नहीं मारना चाहता। तभी वो लुई के दोस्त को लाते हैं और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो उसे मारना शुरू करता है। वो कहता है कि अगर तुमने इसे पंच नहीं मारा तब तक मैं इसे मारता रहूँगा। अब लुई कहता है कि मुझे मारो, और एक एक करके लुई को सब एक एक पंच मारते हैं और इतने सारे पंच खाकर लुई की हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद लुई और उन सब कैदियों की ज़िंदगी में एक खुशी का पल आता है, क्योंकि जो यहाँ पर इंचार्ज होता है उसका प्रमोशन हो जाता है और उसका यहाँ से ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया जाता है।
अब एक रात को उनके कैंप में बमबारी होती है और उस बमबारी में उनका पूरा कैंप तबाह हो जाता है। अब उन सब कैदियों को जो वहाँ पर बचे होते हैं वो उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे बंदी गृह में भेज देते हैं। और जब वो सब लाइन में खड़े होते हैं तभी लुई देखता है कि वहाँ का इंचार्ज और कोई नहीं बल्कि वियतनामी है। ये देखकर वो गिरने ही वाला होता है कि उसका एक साथी उसे संभाल लेता है। अब वो इंचार्ज लुई के सामने आता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते, पर लुई उसकी आंखों में नहीं देखता, पर वो उसके सिर में एक ज़ोरदार डंडा मारता है और अगले ही दिन से सबके सब कैदी काम पर लग जाते हैं। और यहाँ पर इनका काम बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए सबकी हालत ख़राब हो चुकी है और लुई थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तभी यहाँ पर एक सिपाही आता है, वो उसे पकड़कर अपने इंचार्ज के पास ले जाता है और वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ होती है। वियतनामी लुई को बोलता है कि इस लकड़ी को उठाओ और वो लकड़ी बहुत ही ज़्यादा भारी होती है और लुई की हालत पहले से ख़राब होती है। अब लुई बड़ी मुश्किल से उस लकड़ी को उठाकर अपने कंधे पर रख देता है। तब वो इंचार्ज बोलता है कि इसे अपने सर के ऊपर उठाओ और लुई बड़ी मुश्किल से उसे अपने सर के ऊपर उठाता है। वो कहता है कि अगर इसने लकड़ी नीचे गिराई तो इसे गोली मार देना। अब लुई लकड़ी को उठाकर तो रखता है, लेकिन लकड़ी उसके सिर के ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ जाती है। आसपास सबके सब शांत होते हैं। तभी लुई उस इंचार्ज की आंखों में देखना शुरू करता है और पूरी जान लगाकर उस लकड़ी को अपने सिर के ऊपर उठा देता है। इंचार्ज कहता है कि मेरी आंखों में मत देखो, लेकिन लुई फिर भी उसकी आंखों में देखते रहता है और वो कई बार उसे मना करता है, पर लुई नहीं मानता। अब वो भागता हुआ उसकी ओर आता है और उसके हाथ में जो लकड़ी होती है उससे लुई को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन लुई फिर भी उसकी आंखों में ही देख रहा होता है। वो रात भर वहीं पड़ा रहता है। इसके बाद एक दिन वो सभी कैदियों को इकट्ठा करते हैं और उनका एक ऑफिसर बोलता है कि लड़ाई अब खत्म होने की कगार में है, तुम सब नदी में नहा के आओ। इसके बाद सारे कैदी नदी की तरफ जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अब ये लोग हमें मार देंगे। अब जब सबके सब खड़े होते हैं तभी उनको एक हवाई जहाज़ नज़र आता है और अब जब वो हवाई जहाज़ उनके पास आ जाता है तो वो देखते हैं कि वो अपनी ही कंट्री का हवाई जहाज़ है और इसको देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जंग अब ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हवाई जहाज़ से नीचे उनके लिए खाना फेंका जाता है और अब सारे के सारे खुश हैं और अब सबके सब खाना खा रहे हैं। लेकिन लुई वियतनामी के कैबिन में जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद लुई उस जगह से वापस अपनी कंट्री आ जाता है और कंट्री आने के बाद सबसे पहले वो अपनी ज़मीन को चूमता है और इसके बाद वो अपनी माँ से, अपने पिताजी से और अपने भाई से मिलता है। फिर 1946 में लुई की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद उनका एक बेटा और एक बेटी होती है। लुई का मानना था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता जंग नहीं बल्कि क्षमा है। इसके बाद लुई वापस जापान गया और उसने उन सभी लोगों को ढूंढा जिन्होंने उसे बंदी बनाया था और उसने उन सब से सुलह की, लेकिन वियतनामी ने लुई से मिलने से इनकार कर दिया। लुई का एक सपना था कि वो जापान के ओलंपिक में दौड़े। लुई ने ये सपना पूरा किया। 80 साल की उम्र में वो ओलंपिक की मशाल को लेकर जापान में दौड़ा। इसी के बाद ये सच्ची कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।